क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, जीपी में ज्योमेट्रिक मीन चल रहा था ना शायद, जीपी वाले कोई पूछना है? एक का तो आंसर हैंस प्रूव है, पूछना है? हाँ नहीं, और दूसरे वाले क्या 6/5, 6/5 की पावर n -1, हाँ 6/5 इंटू 6 की पावर n -1। पूछना है किसी को? सेकेंड वाला कौन सा? कुछ ऐसा था, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, सिग्मा s इक्वल टू n से n, डेल्टा आर एस और 2 की पावर r इंटू कितना था 3 की पावर s, यही था। अभी जैसे अगर आप एक सिग्मा लगा दो, जैसे s वाला, अगर किसी को लग रहा है s पहले था या r पहले था, ये ठीक लिखा हुआ है, क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी देख लो, ये ठीक है, यहाँ पे r और यहाँ s। तो अगर s वाला पहले चेंज करोगे तो डेल्टा r1 2 की पावर r 3 की पावर 1 प्लस डेल्टा r2 2 की पावर r3 स्क्वायर ऐसे चलेगा, और टिल कहाँ से चलेगा, डेल्टा rn इंटू 2 की पावर r 3 की पावर n ऐसे। अब r को आप एग्जीक्यूट करो उस पर, तो r को जब एग्जीक्यूट करोगे तो 1 से n, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी n टर्म्स मिलेंगे, इसके लिए भी n टर्म्स मिलेंगे, कि सिग्मा सब पे पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो इसके n टर्म्स है उसमें एक ही टर्म जीवित रहेगा, कौन सा, r इक्वल टू 1 वाला, क्योंकि जैसे ही r इक्वल टू 1 रखोगे डेल्टा 1 1 होगा, तो सेम सफिक्स के लिए डेल्टा 1 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो जैसे ही 1 1 रखोगे तो 2 इंटू 3 कितना मिलेगा 6, उसके बाद वाला टर्म 0 होगा सारा, क्योंकि डेल्टा 1 1 के बाद डेल्टा 2 1 डेल्टा 3 1 डेल्टा n 1, तो हर एक की वैल्यू उसके बाद क्या होगी 0। इसमें भी एक ही टर्म जीवित रहेगा डेल्टा 2 2 वाला, क्योंकि r की वैल्यू जब 1 रखोगे तो डेल्टा 1 2 0 2 2 वाला रहेगा, फिर आगे बढ़ोगे 3 2 फिर से क्या होगा 0, तो मेरे ख्याल से 2 वाले पे क्या आएगा 6 स्क्वायर, और ऐसे ही लास्ट वाला ही एक इसमें जीवित रहेगा rn वाला, तो nn वाला रहेगा, तो फिर कितना आएगा 6 की पावर n। जीपी है, थोड़ा टफ होगा, सम कर लो, लिखना नेक्स्ट सवाल। इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b is 15 and geometric mean between a and b is 9, if arithmetic mean between a and b is 15 and geometric mean between a and b is 9, find the numbers। आ गया, तो ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ शायद 15, नहीं 15 नहीं दिया ना, बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 15 अर्थमेटिक मीन, तो a प्लस बी कितना हो गया 30, और ज्योमेट्रिक मीन दैट इज ए बी की पावर हाफ, तो ये कितना दिया हुआ शायद 9, तो ए बी कितना हो जाएगा 81। तो आप देख सकते हो कि ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टाइप का है, तो एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो a और b जो होंगे इसके रूट्स हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक के, क्यों, क्योंकि a प्लस बी 30 है और a b किसके बराबर है 81, तो इसके रूट्स निकाल सकते हो 27 और 3 आएंगे, तो यानी कि अगर a 27 है तो b 3 होगा, और अगर a 3 है तो b क्या होगा 27, तो नंबर्स विल बी 3 and 27। नेक्स्ट इज if sum of two numbers a and b if sum of two numbers a and b is n times their GM, if sum of two numbers a and b is n times their GM, then prove that a upon b equals n plus under root of n square minus 4 upon n minus under root of n square minus 4, where n greater than 2 and a greater than b। क्या लिखा है, सम ऑफ द नंबर्स इज n टाइम्स देयर GM, ये है ना शायद,
तो अगर ए और बी दो नंबर है, उसका n टाइम्स देयर GM मतलब n इंटू कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना AB GM। ताले कि AB इक्वल टू या रूट AB इक्वल टू K मान लो, तो AB कितना हो जाएगा K स्क्वायर और A प्लस बी क्या हो जाएगा NK। तो हम लोग को A और B का रेशियो निकालना है। तो फिर से सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिख रहा है, तो अगर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस NK एक्स नहीं और प्लस K स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे A और B, और इन्हीं के रूट्स का रेशियो पूछ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि A अपॉन बी, ऊपर बड़े वाले रूट को लिखेंगे तो इसके जो दोनों रूट्स आएंगे इसमें बड़ा वाला रूट ऊपर और छोटा वाला रूट नीचे। तो जैसे NK और प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर 4K स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 4 और K, और नीचे क्या है NK माइनस ऐसे, तो K कट जाएगा और अपने आप यही रेशियो आ जाएगा जो चाहिए अपन को। लिख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if ABC are in GP, if ABC are in GP and if ABC are in GP and x comma y and x comma y are respectively the arithmetic means between and x comma y are respectively the arithmetic means between a comma b and b comma c, and x comma y are respectively the arithmetic means between a comma b and b comma c, then prove that पहला है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2 अपॉन बी, और दूसरा है a/x प्लस c/y इक्वल टू 2। ठीक है सबके लिए। हम लोग बोलेंगे कि a b और क्या लिख रहा है c। एक तो पहले बोल रहा है कि ABC GP में तो AR और क्या ले सकते हैं आप AR स्क्वायर। तो जो x है अर्थमेटिक मीन बिटवीन क्या है A एंड B, मतलब कितना है A इंटू y शायद B और C के बीच में है, तो AR ऐसा कुछ। तो पहला वाला बोल रहा है 1/x और 1/y, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो इन दोनों से कॉमन आ जाएगा 2 अपॉन a इंटू 1 प्लस आर, और अगर a इंटू 1 प्लस आर आ रहा है तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस 1/r। एलसीएम लोगे तो ऊपर r प्लस 1 बनेगा और वो कट जाएगा तो बचेगा 2 अपॉन AR, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका शायद b। ठीक है ना, शायद पहला वाला। तो a/x करोगे आप तो a/x यहाँ से निकल जाएगा, देख लो यहाँ से x इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 2 अपॉन 1 प्लस आर। और c/y करोगे तो मेरे ख्याल से c हो गया आपका AR स्क्वायर ना, और इससे डिवाइड कर लो तो मेरे ख्याल से 2 नहीं, ऊपर कितना आएगा AR स्क्वायर है ना शायद, तो एक r कटेगा तो यहाँ बचेगा ना r। ठीक है क्या। अब इसका चाहो तो आप एडिशन कर लो, तो 1 प्लस आर इज द एलसीएम और ऊपर 2 प्लस 2r, तो 2 रहेगा और 1 प्लस आर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो वहाँ से आ जाएगा।
नेक्स्ट हेडिंग इज AGP इन शॉर्ट बोलते हैं, बाकी है क्या अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या बहुत सारे लोग अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी वर्ड यूज़ करते हैं, तो मतलब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ओ रहे चाहे नहीं रहे, मुंह नहीं खुलना चाहिए ओ। तो पहले तो दिख रहा होगा आपको कि हेडिंग भी खुद ही बता रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का कुछ ना कुछ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग अगर एक AP देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इफ A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, तो द AP गोज लाइक दिस, A प्लस D, उसके बाद क्या आता है A प्लस 2D एंड सो ऑन। अगर एक GP देखें तो कैसा B BR स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों में से कोई चीज़ आप यूज़ करो। पहले तो बात कर रहे हैं कि बनता कैसे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक AP ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं GP। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें, इनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो जो सीक्वेंस बनेगा उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं हम लोग AGP, समझ में आएगा। जैसे अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म मतलब इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट यू विल गेट इज AB, इसका सेकंड टर्म इसका सेकंड टर्म दैट इज A प्लस D इंटू कितना BR, देन इसका थर्ड टर्म इसका थर्ड टर्म तो A प्लस 2D इंटू BR स्क्वायर एंड सो ऑन, समझ में आएगा। तो ये जो सीक्वेंस बनाए हैं बाय मल्टीप्लाइंग द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन AP एंड अ GP, इसको क्या कहते हैं हम लोग अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समझ में आएगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर कोई पूछे व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पहचानना पड़ेगा ना कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, समझ में आएगा। और पहचानोगे कैसे, उसमें दो चीज़ें चल रही होंगी, एक कंपोनेंट किस में चल रहा होगा AP में, और एक कंपोनेंट क्या होगा GP में, और प्रोडक्ट में चल रहा होगा, समझ में आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि आपको nth टर्म ऑफ AP भी लिखना है, nth टर्म क्या लिखना है GP, और दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। तो अगर nth टर्म कभी भी लिखने की जरूरत पड़ रही होगी तो कुछ खास नहीं है, आपको अगर AGP पहचान लिया है तो उसमें आपने AP पहचान लिया होगा, उसमें आपने GP पहचान लिया होगा, तो उनके nth टर्म का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द nth टर्म ऑफ AGP, ठीक है सबके लिए। नेक्स्ट चीज क्या होगा कि वी विल हैव टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ AGP, क्या निकाल रहे हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ AGP। तो जैसे अब इसका सम निकालोगे आप, तो एक्चुअली आप जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि B का कोई यूज तो है नहीं, देखो एक्चुअली B का यहाँ पे कोई यूज है ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो B सबसे क्या होगा सम में B हर एक टर्म में रहेगा ना, तो B एक्चुअली क्या आएगा कॉमन। तो अगर कभी इस तरीके का सीन भी है तो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, सुनना ध्यान से, कि अगर हम एक नंबर को, एक सीक्वेंस है जो AP में, और उसके हर एक टर्म को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे पिछली बार हमने K से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो AP में है। अगर हम B से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में आएगा, ट्रिकी सवाल है, नहीं सोच के समझ के आंसर देना, कि जैसे K का तो ठीक है, B का क्या है रहेगा क्या। तो आप तो ऐसे भी सोच सकते हो ना कि जो AB A प्लस D इंटू B A प्लस 2D इंटू B, ये किस में चला गया है AP में नहीं, और जो बच गया 1 R स्क्वायर GP, समझ में आएगा। तो मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूँ कि B को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो B को तो ड्रॉप कर ही सकते हैं ना, नहीं समझ B का आपको समझ में आ रहा है कि कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप उसको जब फाइनल क्योंकि आपको ऐसा तो होगा नहीं कि आपको एक AP देगा GP देगा, देखो अब मैं AGP बना रहा हूँ, नहीं वो तो AGP बना के देगा ना हमको। तो AGP में आपको ये जरूरी थोड़ी है कि आपको B दिखे, हो सकता है B नहीं दिखे, हो सकता है वो जो प्रोडक्ट AB है A प्लस 2D इंटू B है, ये आपको फाइनली दिख रहा होगा, क्योंकि वो नंबर होगा। ऐसे नहीं सोचना कि सर AB लिखा हुआ आएगा और ऐसे लिखा आएगा, वो नंबर लिखा हुआ आएगा। तो आपको तो बस उसमें क्या पहचाना है AP, और क्या पहचाना है GP। तो जैसे मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि A प्लस D इंटू B A प्लस 2D इंटू B, ये भी किस में रहेगा AP में, और 1 R स्क्वायर किस में रहेगा GP में। तो मैं बेसिकली उसको ड्रॉप करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लिख लेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP। तो देखना, जैसे मैं A और B और उस तरह से हटा देता हूँ, चाहो तो AB को AB A प्लस D इंटू B A प्लस 2D इंटू B, ये समझ में आ रहा है, ये AP था, तो मैं इसको नया AP बना के लिख देता हूँ, समझ में आएंगे। इसको मैं लिख देता हूँ कितना C, फिर कितना हो जाएगा, अब बोलोगे D फिर से यूज़ करेंगे तो फिर लगेगा सेम कॉमन डिफरेंस यूज़ कर लिया है, तो D के बाद कौन सा होता है E, हाँ वेरी गुड।
सबको पता रहता है। अच्छा चलो ये ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? नहीं, जो ए बी ए प्लस डी इंटू बी और ये सब था ना, तो वो ए बी और ए प्लस डी इंटू बी ए पी में चल रहा था, तो उसको मैं एक नया ए पी लिख दे रहा हूँ सी, फिर क्या हो गया सी प्लस ई इंटू आर, फिर क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है, सी प्लस टू ई इंटू कितना आर स्क्वायर, और इस तरीके से एन टर्म्स तक सम करना चाह रहे हो तो लास्ट में क्या आएगा सी प्लस, और ओरिजिनल नोटेशन में भी अगर लिखना चाहो तो ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इंटू कितना हो जाएगा आर की पावर एन माइनस वन। तो मैंने क्या मान लिया कि जो ए पी था उसका फर्स्ट टर्म सी हो गया, और जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज हुआ होगा ना, तो उस कॉमन डिफरेंस को हम लोगों ने किसके बराबर लिख लिया है ई। तो ये एक ए जी पी है कितने टर्म्स का एन, इसमें आपको एक दिख रहा है साफ साफ ए पी में चल रहा है टर्म, और एक टर्म किस में चल रहा है जी पी, इसको सम करना है। हाउ कैन वी गो अहेड? हाँ, द सेम मेथड विच वी हैव यूज इन जीपी, समिंग जीपी, समझ में आएगा? जो हमने जीपी को सम करने के लिए यूज किया था मेथड, वही अभी भी कर रहे हैं। क्या कि कॉमन रेशियो से मल्टी, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि ये जीपी है तो तभी पता चला होगा जब आपने देखा होगा इसमें एक एपी है इसमें एक जीपी है, और जब आपने देख लिया होगा कि जीपी है तो उसका कॉमन रेशियो तो निकाल लोगे, तो जब उसका कॉमन रेशियो निकाल लोगे तो पता भी चल जाएगा कि दिस इज द कॉमन रेशियो। नहीं, उससे क्या करना है मल्टीप्लाई, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आर इंटू एस एन, और फिर एक एक टर्म क्या करेंगे आगे बढ़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे सी की जगह क्या आ जाएगा सी आर, नहीं डरे तो नहीं ना, सी आर आ गया देखना, फिर कितना आएगा सी प्लस ई इंटू आर स्क्वायर, समझ में आएगा? ये समझ में आ रहा है? एक एक आगे बढ़ेगा सी इंटू आर, फिर ये क्या आएगा सी प्लस ई इंटू आर स्क्वायर, इसके नीचे कौन सा आएगा इसके पहले वाला, दैट इज सी प्लस एन माइनस टू इंटू ई इंटू कितना आ जाएगा आर की पावर बोलो एन माइनस वन, और फिर इसके आगे एक टर्म और आएगा, कितना आएगा सी प्लस एन माइनस वन इंटू ई इंटू कितना आ जाएगा, कितना आएगा आर की पावर एन। समझ में आ गया अंदर? अब इन दोनों को डिफरेंस ले लो, तो पहला टर्म अभी भी सी, देखना सी आर कटेगा, दुखी मत होना, सी आर और इधर भी सी आर गया, बचेगा क्या ई आर, फिर उसके बाद वाला देखना सी आर स्क्वायर सी आर स्क्वायर, सी आर स्क्वायर गया, बचेगा क्या टू ई आर स्क्वायर और ई आर स्क्वायर, दैट इज ई आर स्क्वायर, प्लस सो ऑन टिल कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे देखना सी आर की पावर एन माइनस वन गया, तो ये बन जाएगा ई आर की पावर एन माइनस वन, और इसके बाद एक और टर्म आएगा विथ माइनस साइन, यहाँ तक समझ में आएगा? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स किस में बदल गए हैं जीपी, और बाकी जो दो टर्म्स बचे हैं तो उसका तो कोई लेना देना है नहीं ना, वो तो समी हो जाएंगे, उसको भी बड़ी बात थोड़ी है। तो ये बीच वाले टर्म्स को अपन को ऐड करना है, तो कितने टर्म्स हैं इसमें? हाँ एन माइनस वन, ठीक ठाक ऑब्जर्वेशन रहा पहली बार। जनरली हम लोग को लगता है कि एन ही टर्म दिया रहता है और तो क्या नहीं। तो अब n माइनस वन टर्म्स का जीपी है, उसको सम कर रहे हैं, तो क्या आएगा फर्स्ट टर्म ई आर, समझ में आ गया? फिर कितना आया था आर की पावर, या वन माइनस लिखो, उल्टा लिखो, नीचे वन माइनस आर से डिवाइड करेंगे ना, चेक कर लो एक बार, ठीक है सबके लिए। और प्लस बोलो भैया, नहीं प्लस नहीं माइनस, क्या अभी कुछ नहीं है, यहाँ तक क्लियर है सबके लिए? तो ये आपका एस एन इंटू वन माइनस आर आएगा। अब फिर एस एन निकालना है तो वन माइनस आर से क्या करोगे डिवाइड, तो डिवाइड करने के लिए फिर से वन नॉट इक्वल टू आर होना पड़ेगा, तो यहाँ वन माइनस आर आ जाएगा, यहाँ वन माइनस आर का क्या आएगा स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा वन माइनस आर, बट दिस फॉर्मूला इज ट्रू ओनली फॉर आर नॉट इक्वल टू वन। आर इक्वल टू वन पे सीधा सीधा देखोगे एपी बन जाएगा, देखो ना
नहीं समझ में? r इक्वल टू 1 पे क्या बन जाएगा AP सम करना जानते ही हैं शायद, होपफुली नहीं, तो ये आ जाएगा। किसी को लग रहा है कि ये फॉर्मूला याद कर लूँ, तो भाई तुम्हारी इच्छा है, मतलब कि मैं तो नहीं कहूँगा, ठीक है ना। बाकी ये आप ध्यान रखना कि आपको AGP में दोनों तरह के काम आएंगे, एक तो सम ऑफ n टर्म्स करना और दूसरा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स करना, दोनों ही आएंगे, समझ में आएगा। फिर से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तभी हो पाएगा जब ये GP सम हो रहा हो, नहीं समझ में आया, क्योंकि आप जब घटाओगे इनफाइनाइट टर्म्स में ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, तो जब घटाओगे तो एक GP बनेगा ना इनफाइनाइट टर्म्स का, और जब ये GP बनेगा इनफाइनाइट टर्म्स का चलता जाएगा, तो ये GP भी तभी समेबल होगा जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। तो फिर से इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP इज पॉसिबल कब? जब r किसके बीच में होगा? -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो दोनों तरह के सवाल आएंगे, सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स में गलतियां बहुत कम होती हैं, बाकी अगर आप में पोटेंशियल है तो फिर अलग बात है, ठीक है ना, नहीं उसको तो फिर कोई रोक थोड़ी सकता है, ठीक है। लेकिन सम ऑफ n टर्म्स की अगर बात करें तो इसमें उनसे भी गलती हो सकती है जो अपने कैलकुलेशन के लिए बहुत श्योर रहते हैं, और उनसे तो पक्का ही होती है, समझ में आएगा। इसमें गलती करने के बहुत सारे तरीके हैं, इनफाइनाइट वेज नहीं। पहला तो तरीका यही हो जाता है कि बहुत बार r मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे थक जाते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। n टर्म्स में दिक्कत आएगी, n टर्म्स में अगर आपने वो वाला टर्म नहीं लिखा तो इशू हो जाएगा। इनफाइनाइट टर्म में कोई इशू नहीं है, नहीं समझ में आया, इनफाइनाइट टर्म में कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो जो लास्ट वाला टर्म भी होगा r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो r की पावर n जो है वो 0 को टेंड करेगा, समझ में आएगा। तो इसलिए उस वाले में तो कोई इशू होने वाला नहीं है, ठीक है ना। किस में? इनफाइनाइट टर्म्स में। उसमें तभी गलत कर सकते हो व्हेन यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, तो अच्छा है। तो दूसरा एक तो ये है कि वहाँ पे हो सकता है वो लास्ट टर्म लिखने में गलत हो जाए, वहीं गलती कर दिया तो फिर आगे कुछ भी करते रहो, हार्डली मैटर्स, ठीक है ना, टाइम बर्बाद कर रहे हो बस, ठीक है ना। दूसरी गलती यहाँ पे भी होती है कि हम इसको घटाते तो हैं और यहाँ से यहाँ तक जब GP का सम कर रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n ले लेते हैं, ठीक है ना। आज नहीं करोगे, आज तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखोगे। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये सवाल आपके पास बहुत दिनों के बाद जब टेस्ट में आएगा या अगले साल किसी टेस्ट में दिखेगा, समझ में आएगा, उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय 100% गारंटी के साथ आप सवाल गलत कर सकते हो, गारंटी छोटी मोटी नहीं दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 100% की एक फुल कॉन्फिडेंस है तुम लोगों पर। और देखना कभी कभी कुछ बच्चे यहाँ लिख लेते हैं कि सर मैंने तो लिखा था लेकिन यहाँ भी प्लस लिख दिया था, तो उसका भी रहता है, ठीक है ना। तो हर जगह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आगे बहुत पोटेंशियल है तो फिर आगे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पे हमेशा AGP ऑफ n टर्म्स कर रहे हो तो हमेशा 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 अपन अलर्ट रहें, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सुगनूर को ये वाली बात समझ में आती है। ग्रेट बेटा ग्रेट। हटा दें, लिखना हो तो लिख लो जल्दी से फटाफट, और लिख लिया तो अच्छी बात है। लिख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इफ mod x लेस देन 1 if mod x less than 1 then find the sum if mod x less than 1 then find the sum 1 plus 3x plus 6x square plus 10x cube plus so on till infinity, ठीक है। पहला सवाल इन्फिनिटी तक, ताकि कॉन्फिडेंस रहे नहीं कि पहला सवाल तो सही हुआ था। बाकी इसमें AGP दिख नहीं रहा होगा लेकिन GP जरूर दिख रहा होगा, 1x x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है ना। AGP में ये AP नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका जब डिफरेंस देखोगे ना 2 3 दिख रहा है, 6 3 का डिफरेंस नहीं, घटा के दिखाऊँ और 10 और 6 का कितना 4, तो ये घटने के बाद क्या दिख रहा है आपको AP में, समझ में आएगा। तो ये लग रहा है कि पहली बार अगर हम x से मल्टीप्लाई करके घटाएं तो पहली बार में क्या बन जाएगा AGP। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं क्या कि इस सीरीज को सम को s मान लेते हैं और x से मल्टीप्लाई करके एक टर्म एडवांस करके लिखते हैं, तो x प्लस समझ में आ रहा है क्या। अभी जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2x, देख लो, फिर कितना आएगा 3x स्क्वायर। अब जो हम लोग को लग रहा था कि AGP में आ जाएगा, आप ही क्या देखो 1 2 3 4 x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन, समझ में आएगा। तो फिर से इसका कॉमन रेशियो अपन को पता है x, तो फिर से इस सीरीज को x से मल्टीप्लाई कर लो और एक टर्म एडवांस करके लिखो
तो मतलब यही काम कितनी बार करना पड़ा मुझे इस सवाल में? 2 बार। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी होंगे जिसमें ये काम 2 बार करना पड़े, घटाओगे तो ये पूरा कॉमन है, और फिर से अंदर क्या बचेगा इसका 1 और -x, तो अल्टीमेटली 1 - x का होल स्क्वायर, इधर 1 + x + x² + x³, ये आपको दिख रहा होगा जीपी ऑफ इन्फिनिटम, और इसका सम कितना आएगा 1/, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1 - x का होल क्यूब। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स find the sum of n terms find the sum of n terms for this 1 + 4/5 + 7/5² + 10/5³ तो जो भी सम आए उसको फाइनली अच्छे से सिंप्लीफाई करके देंगे, ठीक है ना। सम ऑफ n टर्म्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले काम को क्या करना पड़ेगा, इसका n टर्म लिखना पड़ेगा। तो 1 4 7 10 नहीं 3 के उस पर चल रहे हैं, तो 1 + n - 1 × 3, तो 3n - 2 लग रहा है, नहीं तो 3n - 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5⁻n - 1, ये ठीक है क्या सबके लिए? अब जब आप इसका फिर से कॉमन रेशियो जैसे 1/5 दिख रहा होगा सबको, नहीं या नहीं दिख रहा, थोड़ा तो दिख ही रहा होगा, नहीं तो मान लीजिए कि अगर 1/4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Sn/5 समझ में आ रहा है, और इसके नीचे आएगा इसके जस्ट पहले वाला टर्म, नहीं तो 3 कम होगा तो कितना होगा 3n, और एक और आगे का टर्म ऐसा कुछ, और जब दोनों का वो डिफरेंस लोगे, इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 4/5 ऐसे, फिर कितना आएगा 1 +, समझ में आ रहा है क्या? और इस तरीके से कहाँ तक जाएगा 3/, और यहाँ माइनस साइन आएगा, दैट इज ऐसे ही कुछ आना चाहिए क्या। अब जैसे अगर इसको देखोगे तो ये फिर से आपको जीपी देगा, नहीं 3/5, और इधर कितना लिखूं 1/5, 4/5 सही है ना भाई। और फिर अगर 5/4 से मल्टीप्लाई करोगे फाइव बाई 4 है ना भाई, तो 15/16 माइनस यहाँ तक ठीक है क्या? और एक 5/4 और आएगा, नहीं ये वाला ठीक है ना, तो 5/4 और आएगा तो -5 तो हटा ही दो, ये आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब कांस्टेंट टर्म अलग से, तो कांस्टेंट टर्म 15/6 और 16 और 5/4, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 20 और 15 कितना गया 35/16, ये खत्म। इन दोनों से एक माइनस साइन लग रहा है, कॉमन आएगा, और ये 16 × 5 की पावर n-1 और 4 × 5 की पावर n-1, तो 16 × 5 की पावर n-1, तो ये ऊपर आएगा 15 और उधर आएगा 4 × 12 और -8, तो 12n प्लस ना, ये ठीक है।
देख लो